नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि बड़ौदा में उपचुनाव होना है और आप सभी की भी ड्यूटी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगी है, तो बीजेपी की आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक तैयारियों का मामला है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा एक युद्ध की स्थिति के अंदर रहता है। बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा एक ऐसी स्थिति के मानसिक स्थिति में रहता है जैसे सैनिक को किसी टाइम भी कोई आवाज़ लगा दी जाए तो उसी टाइम वो अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मानसिकता होती है, क्योंकि हम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम पार्टी का चलता ही रहता है। जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का जो सवाल है, अभी चुनाव वैसे अभी समय है इसमें चुनाव होने में, लेकिन फिर भी हमारे वरिष्ठतम नेता लोग भी यहाँ पर गोहाना के अंदर विराजमान हैं और मंत्रीगणों को भी दौरे लगातार इलाके के अंदर लग रहे हैं। मैं स्वयं में सभी गांव के अंदर मेरा जाने का प्रोग्राम है। कथूरा गांव जो एक बहुत बड़ा गांव है इलाके का, उसको मैंने गोद ले लिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो आज हम चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही इस मनस्थिति में हैं कि किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से ये चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, बीजेपी है जो चुनाव की जो तिथि है यानी कि तारीख है, उसके डिक्लेयर होने से पहले ही आप यानी कि युद्ध सत्र पर उतर चुके हैं और लोगों के बीच जाके उनको कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आपकी जो उम्मीदवार है उसको जिताकर जो है चंडीगढ़ यानी कि विधानसभा भेजे। सर, अगर बात की जाए बड़ौदा की, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी इलाके से आते हैं, काफी गांव जो है आपसे वो सभी गांव से आप अच्छी तरह से परिचित है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, लगातार पिछले 3 टर्म से उनका विधायक था। बीजेपी का कभी भी आज तक यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो नहीं जीत कर आया। इस बार आखिर कैसा आप लोगों के बीच जो परिस्थिति है उसको लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर जो है लोग इस पर विश्वास जताएं? देखो, पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने पहली बार यहाँ से चुनाव अपने बलबूते के ऊपर 2014 से ही लड़ा है। इससे पहले अलायंस में चुनाव लड़े गए हैं, बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। एक बार बीजेपी ने पूरे हरियाणा में चुनाव लड़े थे, उसके बाद सिर्फ 2014 में ही अपने बलबूते के ऊपर चुनाव हमारे पूरे के पूरे 90 सीटों के ऊपर हमने लड़े थे। उस समय हमारे परिणाम आशाजनक नहीं आए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो 2019 का चुनाव था उसमें हमारे कैंडिडेट बिल्कुल थोड़े मार्जिन से आ रहे थे और पूरे मुकाबले में हम थे। वो ठीक है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि उसमें देखो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बीजेपी के अनुकूल है, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आपने एक शब्द यूज़ किया था कि हम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या है। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे या इससे पहले और इसके प्रेडेसेसर जो भी रहे हैं, उनके कार्यकाल में नौकरियों का क्या हाल था? या तो नौकरी पैसे से मिलती थी या नौकरी सिफारिश से मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 के बाद योग्यता को अधिमान दिया गया, क्योंकि जिस देश से योग्यता मर जाती है वो देश का पतन हो जाता है। और आज उसका इतना सार्थक परिणाम आया है। आज हरियाणा के नौजवान 95%, 96%, 98%, 99% और एक लड़की ने 100% भी नंबर लिए हैं। तो ये उन चीज़ों का परिणाम सामने आया है कि बच्चों को ये पता चल गया कि तुम पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ना सिफारिश चलेगी ना पैसा चलेगा। और आज हर बच्चा आपको एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे जाएगा गांव के स्टेडियम में, नहर की पटड़ी पर, सड़क के किनारे। उसको पता है फिजिकल टेस्ट तो पास करेगा तो पुलिस में भर्ती होगा। पहले टेस्ट कोई पास करता था, भर्ती कोई होता था, लेकिन उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक रोक लग गई और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नौकरियों के अंदर जो हरियाणा में चली, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक मिसाल है। आज के पॉलिटिकल ज़माने में जहाँ पॉलिटिकल आदमी बहुत डरते हैं इस बात से कोई वर्कर नाराज़ ना हो जाए, कोई रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए, उसको फेवर ना किया गया तो, लेकिन विदाउट फियर और फेवर
जो हरियाणा में नौकरियां देने का मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज हम गांव में जाते हैं तो हमारा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है जब लोग कहते हैं जी हमारे गांव के 10 बच्चे लगे हैं और गरीबों के बच्चे लगे हैं, बिना सिफारिश और बिना पैसे के लगे हैं, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार हर वर्ग के लिए, जैसे किसान का मामला है, ये सारा का सारा क्योंकि देहात का इलाका है, इसमें कोई शहर भी नहीं है बड़ौदा में तो। और मैं परसों भी 5 गांव में गया था, लोगों ने कहा जी पहली बार हमें अपनी फसल का इतना बढ़िया मूल्य मिला है। और कोविड के बावजूद भी सरकार ने पूरा हमारा जितनी भी फसल थी, उत्पाद था, वो खरीदा और समय के ऊपर पेमेंट हो गई। और 2014 में भी जब मनोहर लाल जी आए तो आपको ध्यान होगा बहुत बड़े स्तर पर के ऊपर मौसम की खराबी के कारण फसलें खराब हो गई थी, गेहूं काला पड़ गया था, उसके बावजूद भी दाना दाना खरीदा। और सरकार को पेमेंट बाद में मिली, पहले किसान को पेमेंट मिल गई, सरकार को एजेंसियों से चाहे बाद में मिली हो पेमेंट, पहले किसान की जेब में वो पैसा चला गया। आपने पारदर्शिता की बात की कि जो नौकरियां जो दी गई है युवाओं को, उसमें बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार जो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है उस पर बड़े बड़े घोटाले लगा रहे हैं कि जो 9 महीने की गठबंधन की सरकार रही, 9 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत अहम उनका माना जा रहा है। मुझे कोई एक घोटाला तो आप ऐसा बताओ कि भाई इस काफी घोटालों का जिक्र किया। हम धान घोटाले की बात करें, अभी हाल ही में रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, हालांकि उनकी जांच चल रही है, तो जो खरीद हुई मंडियों में हम उसकी बात करें, छात्रवृत्ति का जो घोटाला है वो भी घोटाला माना जा रहा है। इस तरह के काफी घोटाले हैं जो कांग्रेस या इनेलो लगातार उठा रही है। देखो, आपका घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था लॉकडाउन के अंदर। मैं मानता हूँ बहुत ही व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई व्यवस्था थी और केवल एक कार्यकाल में ऐसी एक जर्जर व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ पर हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में तहसीलदार का सिलेक्शन ऐसे होता था कि 25 लाख रुपए तो आपके लगेंगे रिटन टेस्ट पास करवाने के, और 25 लगेंगे आपके इंटरव्यू में पास करवाने के, और 25 पोस्टिंग पर दे देना। अब जो आदमी 75 लाख रुपए दे के नायब तहसीलदार लगेगा, उससे कोई अपेक्षा करे कि ये फ्री में इंतकाल चढ़ा देगा, फ्री में रजिस्ट्री कर देगा, ये असंभव है। भ्रष्टाचार की जड़ें जो है ना वो ऊपर होती हैं। ये दुनिया उल्टा वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे हैं, जड़ें ऊपर की तरफ हैं, सारा ऊपर से आता है। हमारे ऊपर के जो नेता हैं, चाहे वो मनोहर हैं चाहे मोदी हैं, वो सबके सब ईमानदार हैं, लेकिन नीचे तक ईमानदारी आने में अभी समय लगेगा। जो लोग हमारे समय जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है बिना पैसे और बिना सिफारिश के हुई है, वो जो लोग जब आधिकारिक स्थिति के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। अभी जो पीछे के अधिकारी हैं उनकी एक तो आदतें बिगड़ी हुई थी, एक वो खुद पैसा दे के लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लाख जागरूकता के बावजूद भी कोई न कोई मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन सरकार फिर भी चौकन्नी भी रहती है और उनके ऊपर जब भी कोई ऐसा आता है तो एक्शन भी लिया जाता है। अब कहीं मर्डर हो जाए तो हर आदमी के साथ कोई आदमी नहीं खड़ा रह सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए कि एक्यूज्ड गिरफ्तार हो जाए, उसके ऊपर एकदम से एक्शन हो जाना चाहिए। एक्शन में हमारी सरकार रहती है। धान घोटाला का जिक्र है, अब कुछ बहुत से व्यापारियों ने किया है, लेकिन ये भी तो हमने किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है, एक एक की बोरियां गिनवाई हैं और वो सारे के सारे आदमी ट्रेस कर लिए हैं जिन्होंने किया है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आगे से उनको कभी कोई खरीद का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी पूरी तौर से, और बेसमेत ब्याज वसूली की जाएगी। एक घटना हो जाना अलग बात है, घटना के बाद का जो एक्शन है वो हमारा सार्थक है। हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये कह रही कि हम बड़ौदा में जो हमारा 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें हमने जो विकास कराए, हम उस 10 साल के विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगभग 6 साल बीजेपी की सरकार को हरियाणा में हो चुके हैं। बीजेपी भी ये कह रही कि हम 6 साल का जो विकास है, विकास का एजेंडा है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम काफी दिन से बड़ौदा हल्के का दौरा कर रहे हैं, अगर हम बड़ौदा के गांव में या सड़कों में या जो भी उनकी हालात उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि विकास जो है यहाँ से छूकर भी नहीं निकला। देखो, मैंने 5 साल तक लगातार गोहाना का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था। आज आप पूरे गोहाना क्षेत्र का दौरा करके देख लो, किसी गांव में भी कोई समस्या ना मात्र भी मैंने छोड़ी नहीं। जहां तक बड़ौदा का सवाल है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कुर्सी के ऊपर बैठते ही ये कह दिया था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास जीतने के साथ सरकार चलाएंगे और 90 के 90 हलकों में समान विकास करवाएंगे। जहाँ कहीं भी मुख्यमंत्री गए, जितनी डिमांड उनके सामने रखी गई, चाहे वो 100 करोड़ की, चाहे 200 करोड़ की, वहीं पर मंजूर करके आए, चाहे हमारा विधायक कहीं था या नहीं था। अब लोकल प्रतिनिधि जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कहीं ढीला रह गया और उसने अपने इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर तो हम अपनी कमी मान सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अब जो जर्जर व्यवस्था आज हर गांव के अंदर, चाहे पानी के मामले में, सड़क के मामले में, स्कूलों की बिल्डिंग के मामले में, वेटनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के मामले में, कहीं पीएचसी के मामले में, कहीं रिटेनिंग वाल का मामला है, कहीं पीने के पानी की सप्लाई का मामला है, सारी की सारी जर्जर व्यवस्था, जबकि इन 2014 से 19 इन 5 सालों से पहले तो भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल 2 बार का था और यही विधायक था उसमें भी। तो उस समय तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद हो जानी चाहिए थी। एक भी कहीं कोई किसी किस्म की पब्लिक के लिए कोई ऐसी कठिनाई रहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आज अगर वो सामने पड़ी है तो उसका कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस कैसे दावा कर सकती है कि हम विकास के नाम पर वोट लेंगे? कोई नाम तो बताएं कि हमने यहाँ पर ये नया कॉलेज खोल दिया, ये नई सड़क बना दी, ये नया जल घर बना दिया, ये नई कोई वेटनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, ये कोई स्कूल अपग्रेड कर दिया। कुछ बताए तो। हमारे कार्यकाल में बहुत सी सड़कें मंजूर हुई हैं, बहुत सी बन चुकी हैं, बहुत सी के ऊपर काम चालू है। कांग्रेस के तो 10 साल के कार्यकाल का मैं आपको चिट्ठा दे सकता हूं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है पूरे सोनीपत जिले का कि लोकल एमएलए हैज डिमांडेड दिस रोड एंड सीएम हैज रिजेक्टेड, सब के ऊपर ये लिखा हुआ है। हाँ, तो एक भी रोड उसने मंजूर नहीं किया। मेरे गोहाना क्षेत्र में भी मेरे आने के बाद 24 रोड नए बन गए और पूरे, और क्योंकि हमारे चेयरमैन भी मान कृष्णा गहलोत जी इधर से ही थी, उनके डिपार्टमेंट का मामला था, हमें ये थोड़ी सी उसमें और भी सहायता मिल गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो, चाहे वो बीएनआर के तहत रोड था, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के तहत था, मुख्यमंत्री जी ने तो मना ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो जन सुविधा के लिए मेरे से कोई काम करवाओ, चाहे हमारा विधायक है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो हमारी है, हरियाणा तो हमारा है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मंत्र के साथ हम सरकार चलाएंगे। तो सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं थी, कोई प्रतिनिधि हमारा कुछ ढीला रह गया तो वहाँ कमियां रहेगी। लेकिन कांग्रेस कोई क्लेम नहीं कर सकती कि हमने फलाना विकास करवाया है। और तो कांग्रेस अगर कोई क्लेम करती हो तो बताए कि ये योजना इस हल्के के अंदर हमारे कार्यकाल में मंजूर हुई है, वो बताए जनता के सामने, हम अपनी उपलब्धि बताएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिनका साफ साफ कहना है कि जो 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, जितने भी विकास कार्य गोहाना या बड़ौदा में होने थे, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने उनको रद्द कर दिया था। कहीं ना कहीं रामचंद्र जांगड़ा जी के आने के बाद काफी जो रोड हैं, बाईपास है, इन्होंने आने के बाद उनको शुरू करवाया और वो काफी हद तक इनके अनुसार काम हो चुका है। और जो बीजेपी का जो मंत्र है हरियाणवी एक, हरियाणा एक के मंत्र के तहत ये लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। और रामचंद्र जांगड़ा का साफ साफ कहना है कि इस बार जो है बड़ौदा में बीजेपी का यानी कि कमल जरूर खिलेगा, बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो जीतकर चंडीगढ़ जाएगा। हालांकि ये अभी देखने वाली बात होगी, उम्मीदवार जो भी उतर कर आएगा उसके बाद लोग किसको अपना समर्थन देते हैं, किसको जिताकर भेजते हैं, इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।